नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक और नए अधिनियम की, जिस अधिनियम का नाम है घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम 2005। ज़्यादा समय न लेते हुए, बाकी गोल गोल बातें और घुमावदार बातें न करते हुए हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। और ये अधिनियम मैं देखा, अभी तक का जितना हम लोग अधिनियम पढ़े हैं सबसे लंबा अधिनियम है, मतलब सबसे ज़्यादा पन्ने का है। मैं इसको प्रिंट निकलवाया हूँ, 10 पन्ने का है। लेकिन इस 10 पन्ने में जितना बड़ा अधिनियम है, पढ़ना उतना ही आसान है। इसको मैं पढ़ करके देखा तो ये काफ़ी ठीक ठाक अधिनियम मेरे को लगा। बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें ऐसी हौच पौच नहीं है जिसको कि ना समझा जा सके। तो हमारा जो टारगेट है उसको हमेशा याद रखिए कि 20 में से 20 प्रश्न बनने चाहिए किसके, सीधी भर्ती वालों के लिए, और 60 में से 60 प्रश्न बनने चाहिए परिसीमित भर्ती वालों के लिए। इस चीज़ को एकदम हमेशा ध्यान रख के चलिएगा, क्योंकि टिको न अपने प्रण से तो तुम कुछ भी कर सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। तो चीज़ों को एकदम व्यवस्थित तरीके से चलना है। और हमारा एक टारगेट और भी है कि 200 में से 200 सिलेक्शन कहाँ से आएंगे, हमारे एनालाइजर ऐप के यूट्यूब चैनल से और यूट्यूब से हमारे ऐप से आएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ रिवीजन करते रहे, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन के लिए टेस्ट जरूरी है। टेस्ट जो लोग ज्वाइन किए हैं बार बार दीजिए, और शुरुआत में ही ज्वाइन करके देते जाइए, जितना दे सकते हैं टेस्ट दीजिए, बहुत ज़रूरी। आइए बात करते हैं घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की। ये अधिनियम 2005 में लाया गया था। और ये अधिनियम क्यों लाया गया था? जाहिर सी बात है कि अगर आप घर के बाहर हिंसा करते हैं, बाहर रोड में हिंसा करते हैं, तो उसके लिए आपके लिए सजा का प्रावधान है। आईपीसी जो है, इंडियन पेनल कोड जो है, उसमें सजा का प्रावधान है। ध्यान रखिएगा, दो चीज़ें होती हैं जब आप पढ़ते हैं या फिर कभी कभी सुनते हैं, आईपीसी और सीआरपीसी। तो आईपीसी जो है उसमें सजाओं का प्रावधान है, सजाएं लिखी गई हैं, किसको किस काम के लिए क्या सजा मिलेगा, किस काम के लिए क्या सजा मिलेगा। सीआरपीसी जो है उसमें प्रोसीजर लिखा गया है, प्रक्रिया लिखा गया है। यदि कोई अपराध कर दिया गया तो उसको किस प्रक्रिया के तहत कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, पहले एफआईआर किस प्रक्रिया के तहत होगा, ये सारी चीजें सीआरपीसी में लिखी गई हैं। तो जब भी कोई आपसे आईपीसी की बात करे तो आप समझिएगा इंडियन पेनल कोड की बात कर रहा है। यानी अगर मैं बोलूं कि धारा जो इंडियन पेनल कोड का या फिर 302 के अंतर्गत आपको सजा, फांसी की सजा का प्रावधान है, तो किसी ने कत्ल कर दिया तो उसके बाद उसको किस तरीके से पुलिस गिरफ्तार करेगी, किस तरीके से कोर्ट में पेश करेगी, किस तरीके कितना समय उसको दिया जाएगा, ये सब चीजें जो होंगी सीआरपीसी में होंगी। और आईपीसी में केवल इतना ही लिखा रहेगा कि यदि वो दोषी पाया जाता है प्रक्रिया के बाद तो उसको सजाए मौत दी जाएगी। तो इस दो चीजें। अब देखते हैं घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम। तो मैं बात कर रहा था कि हाँ, रोड घर के बाहर यदि आप हिंसा करते हैं तो उसके लिए तो आपको सजा का प्रावधान है, लेकिन घर के अंदर जो हिंसा हो रही है महिलाओं के साथ, उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है। तो इन सब चीजों पे विचार विमर्श करते हुए ये घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 लाया गया। आप भारतीय संविधान में पढ़ते हैं कि एक अनुच्छेद 21 है जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, उसमें हर व्यक्ति को गौरवपूर्ण जीवन जीने का आज़ादी है, स्वतंत्रता है। तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मानव अधिकार आयोग के कुछ बैठकों को ध्यान में रखते हुए 2005 में ये अधिनियम लाया गया, जिसका नाम है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। आइए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं। इस अधिनियम को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि महिला कितनी मजबूत है, और किसी के साथ कोई गुनाह हो रहा है या फिर अपराध हो रहा है तब तो बात सही है। लेकिन अगर किसी के साथ कोई गुनाह और अपराध नहीं हो रहा है और एक बदले की भावना से किसी पर आरोप लगा रही है कोई लड़की या कोई, इसमें आगे पढ़ेंगे, सामान्यतः वैवाहिक जीवन में ही ये सब बातें होती हैं। तो अगर कोई आरोप लगाया जा रहा है तो बेबुनियाद आरोप जिसको कहा जाता है, जिसका कोई सबूत, कोई गवाह नहीं है, तो ऐसा अपराध आप न करें, क्योंकि ये एक आग की तरह है।
आप अगर किसी को जलाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपकी लपट आपके तरफ आ जाए, सामने वाला जले ही ना। तो इसमें जो है चीजें सब लिखी गई हैं कि महिलाओं को क्या आज़ादी है, क्या उनको संरक्षण है, क्या है, कैसे है। लेकिन जब आप कोर्ट में पहुंचते हैं तो कोर्ट में बात होती है सबूतों पर। अगर महिला एक बेबुनियाद आरोप अपने पुरुष पति पर लगा दे कि इसने मेरे को मारा है, पीटा है, तो उससे कुछ होता नहीं है। हाँ, उसकी गिरफ्तारी जरूर हो जाएगी, जमानत पे वो बाहर जरूर हो जाएगा, लेकिन जमानत पे बाहर भी हो जाएगा, लेकिन कोर्ट में साबित कुछ भी नहीं होगा। और जब कोर्ट में साबित कुछ नहीं होगा तो जो पीड़ित पक्ष है यानी जो पुरुष पक्ष है उसके पास दो अधिकार मिलते हैं, मुख्य रूप से दो तरीके के अधिकार मिलते हैं उसको। एक तो मान हानि का, और आपको मालूम है कि जब बात झूठी होगी तो कोर्ट में भी झूठी गवाही दी जाएगी। तो जो कोर्ट में झूठी गवाही दी जाएगी उसका दोनों के विषय में जो पुरुष पक्ष है मतलब पति पक्ष है जो वो अपना केस फाइल कर सकता है। और केस फाइल करता है तो इसके लिए बहुत ही कठोर सजाओं का प्रावधान है। तो इस तरीके का गलती आप मत करिएगा कि बदले की भावना से प्रेरित होकर के आप इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। अगर हाँ आपके साथ गुनाह हो रहा है तो जरूरी है कि आप अपने अधिकारों को जानें और बात करें। आइए शुरुआत करते हैं घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 की। और बहुत ज्यादा धाराओं पे इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि धाराओं से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आएंगे। कुछ धाराएं छोड़ देंगे, जो जरूरी धाराएं होंगी वो पढ़ेंगे, और धाराओं के अंदर भी मुख्य चीज होगा वो पढ़ेंगे जो कि हमको पढ़ना है। नहीं तो 10 पेज को पढ़ने में बहुत समय लगेगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे एक क्लास में कवर करने की। तो ये जो घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 आया, ये संसद से या फिर राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कब किए, पहला सवाल आपसे पूछ सकता है। तो 13 सितंबर 2005 को। दूसरी बात आपसे ये पूछ सकता है कि ये गजट में कब प्रकाशित हुआ, तो 14 सितंबर 2005 को। तीसरी बात आपसे ये पूछ सकता है कि ये लागू कब हुआ, तो ये हुआ है 26 अक्टूबर 2006 को। ये 3 डेट आपको याद रखना है। ध्यान रखिएगा, सामान्यतः जब कोई अधिनियम आता है तो जिस दिन वो गजट में प्रकाशित होता है सामान्य रूप से सरकार उसी दिन से उसको लागू करने का आदेश उसी गजट में दे देती है। लेकिन इसमें आप देखेंगे 14 सितंबर को गजट में प्रकाशित कर दिया गया, यानी राजपत्र में प्रकाशित किया गया, और ये बताया गया कि 26 अक्टूबर 2006 से ये पूरे देश में लागू हो जाएगा या फिर किसी राज्य को छोड़ा जाएगा, उस पर अभी बात करेंगे। तो ये 3 डेट आप लिख लीजिएगा। सबसे पहली तो इसका नाम लिख लीजिएगा, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, और इसमें ये 3 डेट कि ये राष्ट्रपति से स्वीकृत हुआ 13 सितंबर 2005, उसके बाद गजट में प्रकाशित 14 सितंबर 2005 और लागू 26 अक्टूबर 2006। ये 3 डेट महत्वपूर्ण है आपसे वन लाइनर प्रश्न बनाने के लिए। सबसे पहला प्रश्न और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ये डेट आपको एकदम कंठस्थ होने चाहिए, याद होने चाहिए। आइए अब शुरुआत करते हैं घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम की, और उसी तरीके से हम पढ़ेंगे। कुल मिला के इस अधिनियम को 4 अध्याय में बांटा गया है। 4 अध्याय यानी 4 भाग मान सकते हैं। अब देखते हैं 4 भागों में क्या क्या चीजें हैं, उन सब चीजों को देखते हैं। पहला जो भाग है, पहला जो अध्याय है उसको बोला जाता है प्रारंभिक, और प्रारंभिक के अंतर्गत कुल 2 धाराएं शामिल। लाइट कट गया है, नेक्स्ट अगर लाइट आ जाता है तो मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं आता है तो फिर मुश्किल होगा। अगर लाइट आ जाता है तो आगे मैं कंटिन्यू करूंगा भाई। आप लोग को दिख नहीं रहा होगा लेकिन मेरा आवाज रिकॉर्ड हो रहा है। बिजली है चली जाती है, क्या करिएगा। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। बीच में लाइट कट गया था, आप ध्यान रखे होंगे। तो हम बात कर रहे थे घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इसको 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। तो हम देख रहे थे 4 भागों के बारे में, 4 भागों में क्या क्या है। तो पहला जो भाग है उसमें उसका नाम जो है प्रारंभिक है, और इसके अंतर्गत कुल 2 धाराएं शामिल की गई।
दूसरा जो भाग है उसका नाम जो है आपका घरेलू हिंसा है, अध्याय दूसरा। इसको ध्यान रखिएगा, अध्याय में बांटा गया है ना, भाग में नहीं, अध्याय में बांटा गया। अध्याय 1 में 2 धाराएं हैं, अध्याय 2 में केवल 1 धारा है जिसमें घरेलू हिंसा के बारे में बताया गया है। अध्याय 3 की बात करूं तो अध्याय 3 में है कुल 8 धाराएं, लिख लीजिएगा। अध्याय कुल मिला के 5 धाराओं में, 5 भागों में बटा है, यार मैं गलती बता दिया था। कुल मिला के ये 5 भागों में बटा हुआ है, 5 अध्यायों में बटा हुआ है। तो अध्याय 3 में है टोटल 8 धाराएं और अध्याय 4 में है 18 धाराएं और इसी तरीके से अध्याय 5 में जो है वो है आपके, अभी मैं लिखवा दूंगा हर एक अध्याय को तो आप समझ भी जाएंगे। अध्याय 5 में जो है वो 8 धाराएं हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो धारा है वो अध्याय 4 के अंतर्गत शामिल किया गया है और सबसे कम जो धारा है अध्याय 2 के अंतर्गत शामिल किया गया है। अध्याय 1 में क्या है? अध्याय 1 में प्रारंभिक के बारे में बताया गया है, प्रारंभिक है उसका नाम। अध्याय 2 का नाम है घरेलू हिंसा, लिख लीजिएगा। अध्याय 3 में है संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं आदि की शक्तियां एवं कर्तव्य। अध्याय जो 4 है उसमें है अनुतोषों यानी सजा जो है, अनुतोषों के आदेश अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया। और अध्याय 5 जो है वो प्रकीर्ण का है यानी विविध का है, उसको अगर सामान्य भाषा में बोले तो विविध, जो छूट गया वो प्रकीर्ण में। तो इस तरीके से चीजें हैं। अब आइए शुरुआत करते हैं अध्याय, अब ये सारी चीजें तो है, अब शुरू करते हैं। अब ये दूसरे पेज में कर लेते हैं, चलिए। अध्याय 1 का धारा 1, धारा 1 क्या बताता है? धारा 1 तो 3 चीजें बताते हैं। पहला बात तो बताता है इसका संक्षिप्त नाम, जैसे पहले भी बता चुके हैं, पहले की भी उसमें बताए हैं, एक्ट में बताया हूं, अधिनियम में बताया हूं। इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, विस्तार कहां तक होगा और प्रारंभ क्या है, कब से होगा। तो इसके 3 चीजें हैं। संक्षिप्त नाम तो मैं बता चुका हूं, संक्षिप्त नाम है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, इसी का संक्षिप्त नाम है। दूसरा बात करूं अगर विस्तार की, तो विस्तार जम्मू कश्मीर को छोड़ करके सभी जगह था, सभी जगह होगा, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में वो होगा क्योंकि धारा 370 हट चुकी है। उसके बाद इसका लागू होना या प्रारंभ कब से होगा, तो केंद्र सरकार जब भी इसको राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दे कि इस तिथि से ये चालू हो जाएगा, तो उसी तिथि से वो प्रारंभ माना जाएगा। जैसे कि 14 सितंबर को राजपत्र में, सितंबर 2005 को राजपत्र में छापा गया कि ये 26 अक्टूबर 2006 से लागू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्यों ऐसा हो सका, क्योंकि इसी अधिनियम में ये चीजें लिखी गई हैं। तो दो तीन चीजें हो गई। अब ये हो गया अध्याय 1 खत्म हो गया, ठीक। अब अध्याय 2 की बात कर, सॉरी, अध्याय 1 का धारा 1 खत्म हो गया। अब धारा 2 की बात करता हूं। धारा 2 में परिभाषाओं के बारे में बताया गया है। ये परिभाषाएं आपको आगे भी जाननी पड़ेंगी, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसको आपको बता दूं। जैसे व्यथित व्यक्ति कौन है? व्यथित व्यक्ति एक परिभाषा है व्यथित व्यक्ति की, यानी जो व्यक्ति सताया गया है, यानी वही जाकर के प्रार्थना लेकर के कोर्ट में जाएगा या उसके बिहाफ पे कोई जाएगा। सताया गया व्यक्ति जो है, फरियादी जो है, उसी को व्यथित व्यक्ति कहा जाएगा। उसके बाद बालक, बालक शब्द से अभिप्राय जो है 18 वर्ष से कम उम्र की महिला का है, यानी लड़की का है। ध्यान रखिएगा, ये जो अधिनियम है, अभी आगे समझ में आ जाएगा, ये जो अधिनियम है घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005, ये किसी पुरुष के लिए नहीं है, हमेशा महिला के लिए। तो बालक शब्द का भी जब प्रयोग किया जा रहा है तो किसी महिला के लिए ही किया जा रहा है, यानी 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की। उसके बाद अभिरक्षा आदेश यानी कस्टडी, ये सब चीजें हैं, इसको बहुत ज्यादा समझने की जानने की जरूरत नहीं है। इसी में एक बताया गया है घरेलू हिंसा क्या है, तो उसको आगे हम धारा 3 में पढ़ेंगे, तो उसको यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं। एक जगह शब्द का प्रयोग किया गया है दहेज, तो दहेज का मतलब क्या है? दहेज का यहाँ पे वही मतलब होगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में जो मतलब है, दहेज प्रतिषेध 1961 का जो मतलब है वही होगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 हमने पहले पढ़ रखा है।
आगे एक बात चीज है, एक और शब्द है जिसको कहा जाता है मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट में भी इसमें दो तरीके के मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकते हैं। एक तो प्रथम श्रेणी का जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा वो, और एक महानगर मजिस्ट्रेट होगा वो, उससे छोटा मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई नहीं कर सकता। तो इस तरीके से कुछ परिभाषाएं इसमें बताई गई हैं जो कि आगे भी आएंगी और आपको धीरे धीरे समझना भी पड़ेगा। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, हौच पौच नहीं है, ये बहुत आसान सा है ये। ठीक, अब देखते हैं मुख्य रूप से जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है उस पर बात करते हैं। एक शब्द आएगा प्रत्यार्थी। प्रत्यार्थी मतलब होता है कोई वयस्क पुरुष अभिप्रेरित जो व्यथित व्यक्ति और घरेलू नातेदारी का है रहा है, जिससे विरुद्ध व्यक्ति अधिनियम में कोई अनुतोष है, यानी उसका जानने वाला, जो कि मतलब जान पहचान वाला नातेदार कोई जो कि व्यथित व्यक्ति है उसका। अब देखते हैं घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा से मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात, घरेलू हिंसा को किस में बताया गया है, भाग 2 में, जिसमें केवल एक धारा है, धारा 3। धारा 3 में केवल घरेलू हिंसा को ही बताया गया है। घरेलू हिंसा की परिभाषा क्या होगी, तो घरेलू हिंसा की परिभाषा ये है कि किसी महिला को, याद रखिएगा, किसी महिला को, और किसी महिला से मतलब है किसी भी महिला को, ये महिला पत्नी भी हो सकती है, ये महिला पत्नी माँ भी हो सकती है, महिला बहन भी हो सकती है, महिला भाभी भी हो सकती है, महिला दीदी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो महिला होगी तब। तो ऐसा नहीं है केवल पत्नी ही लगा सकती है घरेलू हिंसा, ये घरेलू हिंसा के लिए वो कर सकती है, आप पर आरोप लगा सकती है, आपकी माँ आपके ऊपर लगा सकती है, आपकी जो दादी है वो आपके ऊपर लगा सकती है। तो इस तरीके के आरोप लगाए जा सकते हैं। तो जो कोई भी महिला है उसको शारीरिक, आर्थिक या मानसिक रूप से क्षति पहुंचाना, परेशान करना घरेलू हिंसा के अंतर्गत शामिल किया गया। या आप उससे दहेज जैसी मूल्यवान संपत्ति का डिमांड करते हैं तो वो भी घरेलू हिंसा का बात होगा। तो आप उसको आर्थिक या मानसिक या शारीरिक किसी तरीके से उसको परेशान कर रहे हैं तो वो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। अब कुछ कहा सुनी तो हमेशा होती रहती है, लेकिन वो सब चीजें उसको कोर्ट आप जाएंगे तो कोर्ट इंटरटेन करता नहीं है। घरेलू झगड़ों को इंटरटेन कोर्ट नहीं करता, घरेलू हिंसा को कर सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि यदि उसको आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से यानी उसको मारने की धमकी देना, या फिर एक बार ऐसा हंगामा होगा कि बहुत तेज से मार दी, वो बहरी हो गई, या फिर उसको चोट लग गया, खून निकल गया, तो इस तरीके की चीजें ही घरेलू हिंसा में शामिल की जाएंगी। आप ऐसे सामान्य कहा सुनी अगर आप सोच रहे हैं तो कि घरेलू हिंसा के अंतर्गत है, तो वो नहीं है। तो इस तरीके से घरेलू हिंसा में 2-3 चीजें और बता देता हूं। जैसे इसमें एक चीज और बता देता हूं, जैसे कि शारीरिक, मानसिक तो हो गया। अब इसमें जैसे एक तो होता है रक्त संबंध में, जैसे भाई बहन है, पुत्री या पिता है, या फिर पुत्र या माता है, तो माता कौन हो जाएगी, फरियादी हो जाएगी। तो इस तरीके का संबंध भी हो सकता है। जैसे लैंगिक संबंध में देखें तो पति पत्नी के बीच को जो संबंध है वो लैंगिक संबंध में है। अगर आप देखें संयुक्त परिवार में, देखें संयुक्त परिवार में दादी है, दादा है, चाची है, चाचा है, तो वो सब क्या होंगे। अगर मान लीजिए कोई ससुर अपने बहू को इस तरीके से परेशान करता है तो क्या होगा, वो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आएगा। यानी या वो संयुक्त परिवार में रहे चाहे फिर एकल परिवार में रहे, हर स्थिति में अगर लड़की को परेशान किया गया है और वो घरेलू हिंसा का केस करना चाहती है तो केस कर सकती है, लेकिन हाँ उसके लिए सबूत की आवश्यकता होगी, नहीं बहुत बुरी तरीके से वो फंस भी सकती है। तो कुल मिला के ये जो धारा 3 है, ये धारा 3 बताता है कि अपराध जो है या फिर परेशान जो किया जाए वो लड़की को किया जाए, यानी महिला को किया जाए। दूसरी बात, उसे शारीरिक, आर्थिक या मानसिक किसी तरीके का कोई परेशानी आप देते हैं तो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आएगा। चलिए अब इसमें ये भी समझ लीजिएगा जो मैं बताया
कि ऐसा नहीं है कि केवल पत्नी ही ऐसा आरोप लगा सकती है, आपकी माँ आपके ऊपर लगा सकती है, आपकी दादी आपके ऊपर लगा सकती है। तो अगर आप पुरुष हैं तो कि इसने मेरे साथ घरेलू हिंसा किया है, आपकी भाभी जो है अपने देवर के ऊपर लगा सकती है। तो इस तरीके की चीजें इसमें है। आइए देखते हैं अध्याय 3। धारा 3 खत्म हो गया। अब धारा 4 देखते हैं। धारा 4 जो होगा अध्याय 3 के अंतर्गत आएगा। इसमें कुल 8 धाराएं होंगी। आइए तो धारा 4 देखते हैं। धारा 4 क्या कहता है? धारा 4 कहता है संरक्षक अधिकारी को जानकारी दिया जाना और जानकारी देने वाले के दायित्व से अपवर्जन। यानी धारा 4 का कहने का मतलब ये है कि यदि कोई महिला है, आगे संरक्षक अधिकारी की भी बात होगी, तो ये समझिए संरक्षक अधिकारी का मतलब ये है सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी। ठीक, आगे उसका भी है और वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जिससे पूछा जा सकता है। तो संरक्षक अधिकारी को जानकारी देने का मतलब ये है या तो वो महिला दे सकती है या कोई उसके रिश्तेदार दे सकते हैं, नातेदार दे सकते हैं, यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति पड़ोसी भी उसको जानकारी दे सकता है कि यहाँ घरेलू हिंसा हो रहा है, लेकिन यह आमुक महिला उसको आपको बताने में या फिर सरकार को बताने में, कानून को बताने में, पुलिस को बताने में असक्षम है, तो आप इस पर कार्यवाही करें। तो ये चीजें जो हैं कोई भी व्यक्ति ऐसा आपके आरोप लगा सकता है। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा आरोप लगाता है या फिर ऐसा सूचना देता है संरक्षक को कि यहाँ पे घरेलू हिंसा हो रहा है, तो उस व्यक्ति का काम केवल सूचना देने तक है। यानी अगर आप कहीं पे गुजर रहे हैं, कहीं पे आप गुजर रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में आप पुलिस वाले को फोन कर देते हैं, तो पुलिस वाले आपसे गवाही देने के लिए परेशान नहीं करेगा आपको। क्यों? सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, इसी वजह से मतलब एक उसका क्या बोलते हैं आदेश आया है, तो इस वजह से। तो उसी तरीके से इसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि धारा 4 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति ये सूचना दे या फिर लड़की ये सूचना दे कि भाई मेरे साथ घरेलू हिंसा हो रहा है, महिला सूचना दे कि मेरे साथ घरेलू हिंसा हो रहा है, उसका पड़ोसी सूचना दे, कोई रिश्तेदार सूचना दे, तो वो बार बार गवाही के लिए नहीं बुलाया जाएगा। यानी वो सिविल या दांडिक कोई दायित्व का उपागम नहीं होगा, मतलब सिविल या दांडिक किसी में भी उसको शामिल नहीं किया जा सकता। वो फ्री है, उसका काम केवल सूचना देना तक था। ठीक है, अब देखते हैं इसमें धारा 5। धारा 5 का क्या कहना है? धारा 5 बताता है, लिख लीजिएगा, धारा 4 को भी लिख लीजिएगा अगर लिखना चाहें तो। संरक्षक अधिकारी को जानकारी दिया जाना और जानकारी देने वाले के दायित्व का अपवर्जन। धारा 5 है पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य, कि क्या क्या कर्तव्य हैं मजिस्ट्रेट के, सेवा प्रदाताओं के क्या क्या कर्तव्य हैं। तो पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता के जो कर्तव्य हैं वो है घरेलू हिंसा को रोकना, पुलिस अधिकारी का काम है। यदि ऐसा घरेलू हिंसा होता है तो उसके लिए वो FIR दर्ज करे से। और जो संरक्षक का काम है वो काम क्या है? पुलिस अधिकारी का सहायता करे, जो पीड़ित पक्ष है उसका सहायता करे, यानी जो व्यथित व्यक्ति है, जो महिला है, उसकी सहायता करे FIR में और आगे भी चीजों में। आगे इसको और विस्तार से पढ़ेंगे। अब एक चीज है सेवा प्रदाता। सेवा प्रदाता का मतलब क्या है? मान लीजिए एक लड़की है, जो एक महिला है जो कि घरेलू हिंसा के शिकार है और अब उस परिवार में नहीं रहना चाहती। तो उस परिवार में नहीं रहना चाहती तो उसके लिए कई तरीके के आप देखते होंगे जिनको छोड़ दिया जाता है, क्या बोलते हैं उसको? परित्यक्तता। जो परित्यक्त महिलाएं होती हैं उनके लिए कई तरह के होम चलते हैं, छोटे छोटे, जैसे वृद्धाश्रम होते हैं वैसे उनके भी आश्रम होते हैं। तो वहां पे यदि उनको रखा जा रहा है तो वहां पे जो सेवा प्रदाता है, यानी वो वृद्धाश्रम का जो संचालक है, उसकी क्या कर्तव्य होंगे? तो वो जो वृद्धाश्रम परित्यक्तता जो महिलाओं के लिए आश्रम दे रहा है तो उसके क्या कर्तव्य हैं, इन सब चीजों के बारे में इसमें बताया गया। आगे देखते हैं धारा 6। आगे इनके कर्तव्यों को बहुत विस्तार से पढ़ना है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि और धाराओं में भी आगे है। आश्रय गृहों के कर्तव्य, यानी यदि कोई महिला नहीं रह रही है
धारा 7(6) की बात कर रहा हूँ। यदि कोई महिला अपने परिवार के साथ नहीं रह रही है, अपने मायके भी जा करके नहीं रह रही, तो कहाँ रहेगी? आश्रय गृह में रहेगी। और आश्रय गृह वाले का काम क्या है कि उसको मोरली सपोर्ट करे, और संरक्षक अधिकारी कोई है, जो संरक्षक अधिकारी भी बाद में नियुक्त करेंगे हम लोग आगे की धाराओं में, तो संरक्षक अधिकारी को इसको सूचना दे, पुलिस को सूचना दे और उसको हेल्प करे, उसको खाना पीने की व्यवस्था आदि कराए। अब धारा 7 देखते हैं। धारा 7 क्या कहता है? धारा 7 कहता है चिकित्सकीय सुविधाओं का कर्तव्य। यानी यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि लड़की के साथ या महिला के साथ मारपीट हुई है, तो वो चिकित्सक को या फिर जो स्वास्थ्य विभाग है उसको बोल सकता है कि भाई आप इसका देख रेख करिए, आप इसका इलाज करिए। तो उसी को बताया गया धारा 7 में। अब देखते हैं धारा 8, जो महत्वपूर्ण धारा है, आपसे पूछा जा सकता है महत्वपूर्ण धारा के बारे में। इस महत्वपूर्ण धारा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है संरक्षक अधिकारियों की नियुक्ति। इससे पहले जितने संरक्षक शब्द हमने पढ़ रहे थे वही संरक्षक शब्द है। जैसे हमने धारा, इससे पहले वाले धारा में भी पढ़ा था, धारा 5 में कि संरक्षक अधिकारी को धारा 4 में संरक्षक अधिकारी को जानकारी देना, धारा 5 में भी हमने पढ़ा था कि संरक्षक अधिकारी पुलिस के पास लेकर के जाएगा, न्यायालय में लेकर के जाएगा। धारा 6 में भी पढ़ा कि आश्रय गृह के जो कर्तव्य है उसमें आश्रय गृह का एक कर्तव्य ये भी है कि वो संरक्षक अधिकारी को सूचना दे। अब धारा 8 में पढ़ेंगे संरक्षक अधिकारी की नियुक्ति, और ये है IMP धारा। आपसे पूछा जा सकता है महत्वपूर्ण धारा किस धारा में संरक्षक अधिकारी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो ये धारा 8 है। संरक्षक अधिकारी के बारे में बताऊं कि संरक्षक अधिकारी जो है राज्य सरकार इसको नियुक्त करेगा। कोशिश तो यही रहे, इसमें या तो महिला हो सकती है या पुरुष हो सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार की कोशिश यही होगी कि वो महिला अधिकारी को संरक्षक अधिकारी के रूप में नियुक्त करें। ये संरक्षक अधिकारी होंगे कहाँ, उसकी बात करता हूं। तो एक जिले में कई संरक्षक अधिकारी हो सकते हैं, कई संरक्षक अधिकारी हो सकते हैं। राज्य सरकार अपने सुविधा अनुसार इनकी नियुक्ति कर सकता है। तो ये दो चीजें हैं आपको संरक्षक अधिकारी के बारे में। आइए अब पढ़ते हैं धारा 9। धारा 9 क्या कहता है? धारा 9 बताता है संरक्षक अधिकारियों के कर्तव्य और कृत्य के बारे में। तो जाहिर सी बात है, संरक्षक अधिकारी का जो काम है वो काम होगा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम का जो 2005 है उसमें कोई अगर मतलब कानून का उल्लंघन करता है तो उनको सजा दिलाना, कोशिश करना कि इस तरीके से कानून का उल्लंघन न हो। तो वो लोगों को समझाएगा, बताएगा कि ये कानून है, आप इस तरीके से मत करिए। या फिर कोई पीड़िता ऐसी, अगर मान लीजिए ऐसी घटना घट जाती है कि कोई पीड़ित है और उसको ले जा करके न्यायालय ले जाना है या उससे आप FIR करवाना है, तो ये सारी चीजें वो करने में मदद करेगा उसकी। यही संरक्षक अधिकारी का मुख्य काम है। अगर FIR हो गया है तो FIR की प्रति फिर न्यायालय तक पहुंचाएगा, न्यायालय से कोर्ट वहां तक पहुंचाएगा, पुलिस स्टेशन तक उसको सलाह देगा, सारी चीजें देगा। किसको? पीड़िता को, जिसके साथ घरेलू हिंसा हुआ है। अब देखते हैं सेवा प्रदाता। सेवा प्रदाता क्या है? सेवा प्रदाता बताया गया है 10 में, धारा 10 में। सेवा प्रदाता से मतलब ये है कि जैसे कोई भी NGO हो या कोई कंपनी हो जो इस तरीके की चीज़ों के लिए सर्विस प्रोवाइडर हो, जैसे चिकित्सा के लिए कोई NGO है वो ऐसी महिलाओं के लिए काम कर रही है, जो रजिस्टर हो उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसको सेवा प्रदाता में गिना जाएगा। कोई कंपनी है जो कि अपना जिसको बोलते हैं सिविल दायित्व बोलते हैं या कुछ बोलते हैं, जिसमें कंपनी अपना एक हिस्सा अपने मतलब अपना जो मुनाफा का एक हिस्सा है वो समाज के विकास के लिए, समाज के विस्तार के लिए, समाज के संवर्धन के लिए लगाता है। तो वो कंपनी मान लीजिए उसमें देखता है कि मैं समाज के संवर्धन के किस क्षेत्र में काम कर सकता हूँ, तो हो सकता है कि इस तरीके से घरेलू हिंसा से जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके लिए वो काम करे। तो सब लोग जो आएंगे वो किस में आएंगे? वे सब जो यूनिट आएंगे, जैसे NGO होगा, कोई कंपनी हो गया, कोई हॉस्पिटल हो गया, ये सब सेवा प्रदाता में आएंगे। आइए देखते हैं धारा 11। बहुत ज़्यादा नहीं है, जो मुख्य है उसको बता रहा हूँ। और मुख्य क्या, यही सब है ही, मुख्य हो या अमुख्य हो।
धारा 11 देखते हैं, सरकार का क्या कर्तव्य होगा। तो केंद्रीय सरकार जो होगा, केंद्र सरकार जो होगा, राज्य सरकार की सहायता से इस ये जो अधिनियम है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, इसको राज्य सरकार के माध्यम से टीवी में, प्रेस में हर जगह प्रचारित करेगी और ये प्रयास करेगी समय समय पर कि इसको अच्छे तरीके से लागू किया जा सके। तो कुल मिला के एडवर्टाइजमेंट का काम, लोगों को जागरूक करने का काम जो है सरकार का है। केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार के माध्यम से इस चीज को करेगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं 11 धारा तक हमने अध्याय जो 3 था उसको खत्म कर लिया। अब अध्याय 4 की बात करते हैं, जो कि धारा 12 से शुरू होगा। ठीक है, धारा 12 से शुरू होगा। आप लिखते भी जाइएगा, बहुत आसान आसान प्रश्न पूछेगा इसमें। धारा 12 जो है वो मजिस्ट्रेट को आवेदन देने की सूचना के बारे में बताता है। तो धारा 12 जो है महत्वपूर्ण धारा, शुरू करते हैं। धारा 12 जो है भाग 4 का पहला धारा है और धारा 12 में बताया गया है मजिस्ट्रेट को आवेदन, किस तरीके के मजिस्ट्रेट को आवेदन दिया जाएगा। पहले भी बात हो चुकी है, 2 तरीके के मजिस्ट्रेट, या तो प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट हो या महानगर मजिस्ट्रेट हो। ये 2 तरीके के जो मजिस्ट्रेट होंगे उनको आवेदन दिया जा सकता है। इसमें जो बात कही गई है धारा 12 में, वो यही बताया गया है कि मजिस्ट्रेट को जो आवेदन देने का जो अधिकार है वो 3-4 तरीके के श्रेणी के लोगों को है। या तो खुद महिला जिसके साथ ये घरेलू हिंसा हो रहा है वो जाकर के आवेदन दे सकती है। दूसरा, जो संरक्षक की बात की, जिसकी बात हमने किया धारा 8 में संरक्षक की नियुक्ति के बारे में, वो भी आवेदन कर सकता है। या फिर कोई उसका नातेदार हो या फिर कोई और व्यक्ति, जैसे बताया था कि कोई पड़ोसी भी जाकर के इस तरीके का आवेदन कर सकता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि कई तरीके के कई श्रेणी के लोग इसके तहत आवेदन कर सकते हैं। अब 2-3 चीजें इसमें है कि आवेदन यदि किया जाता है तो ऐसा नहीं होगा कि मजिस्ट्रेट तुरंत निर्णय दे देगा कि नहीं ये सबूत हैं, ये गवाह हैं, और इसको निर्णय दे दिया जाता है कि ये जो सामने वाला पार्टी है, यानी व्यथित व्यक्ति ने जिस पर आरोप लगाया है वो व्यक्ति तुरंत सजा का हकदार होगा। मजिस्ट्रेट जो होगा वो सुनने का, मतलब दूसरे पक्ष को सुनने का भी समय देगा, यानी वो सामने वाली पार्टी यानी जो आरोपी है उसकी बातों को भी सुनेगा, उसके बाद ही निर्णय देगा। ठीक है। दूसरी बात कि इसमें जो है कोशिश रहेगी मजिस्ट्रेट की, ये महत्वपूर्ण सवाल है धारा 12 के अंतर्गत, ये महत्वपूर्ण चीज है, इसको आप लोग लिख भी लीजिएगा और ध्यान से पढ़ भी लीजिएगा, हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि धारा 12 के अंतर्गत जिस दिन प्रथम सुनवाई होगी, यानी न्यायालय में प्रथम सुनवाई होगी, उस सुनवाई को छोड़ करके अगले 60 दिनों के अंदर इसका निर्णय देने का प्रयास जो है वो कौन करेगा? मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश करेगा। ये 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहली कि किस न्यायाधीश को दिया जा सकता है, दूसरी किस न्यायाधीश के पास आवेदन किया जा सकता है। तो 2 तरीके के न्यायाधीश, या तो महानगर जो न्यायाधीश है महानगर मजिस्ट्रेट हो, या दूसरा जो प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट हो। दूसरी बात, कौन दे सकता है उसको आवेदन? तो महिला खुद दे सकती है, उसका कोई रिश्तेदार दे सकता है, नातेदार दे सकता है। तीसरा, जो संरक्षक है, जिस संरक्षक के बारे में मैंने बात की धारा 8 में, धारा 8 के अंतर्गत संरक्षक की नियुक्ति के बारे में बात की, वो महत्वपूर्ण है। और धारा 9 जिसके अंतर्गत मैंने संरक्षक के दायित्व और कर्तव्य की बात की, वो भी महत्वपूर्ण है। तो वो दे सकता है, या फिर कोई भी XYZ व्यक्ति जो उसका पड़ोसी हो, राह चलता हो, राहगीर हो, कोई भी दे दे भाई, मतलब उसके लिए सब कुछ सही है महिला के लिए। बस आवेदन करिए और फिर जेल जाइए, जेल जाएगा पुरुष पक्ष, यही तो खेल है, क्या करोगे। तो इस तरीके से 60 दिन के अंदर निर्णय देने की कोशिश करेगा। ये धारा 12 अपना खत्म हो गया। अब धारा 13 पढ़ते हैं। कुछ है नहीं यार इस धारा में, कुछ टेक्निकलिटी है ही नहीं, बहुत आसान है। अब देखते हैं धारा 13। धारा 13 कहता है सूचना की तामील, लिख लीजिएगा, सूचना की तामील के बारे में बताता है ये।
सूचना की तामील। अब तामील शब्द का कोई बहुत लोग नहीं जानते हैं, जो मुगले आजम देखे होंगे, पुराना वाला मुगले आजम जिसमें पृथ्वीराज चौहान और हुक्म की तामील हो ऐसा बोलते हैं जिसमें, और क्या सलीम ने क्या रोल किया है उसका, उसके लड़के का, और अनारकली के लिए लड़ जाते हैं बाप बेटा, खून खून। तो वो वही तामील की बात है। तामील मतलब पालन, ठीक है। तो तामील मतलब पालन, उसी तामील की बात है। तो सूचना की तामील के बारे में बताया गया कि इसमें धारा 13 में, और इसमें बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति या फिर कोई जो व्यथित व्यक्ति है या उसका कोई पक्षकार जिसमें संरक्षक हो या फिर उसका कोई नातेदार हो, रिश्तेदार हो, या फिर कोई अन्य व्यक्ति आकर के न्यायालय के पास ये अपील करता है कि भाई मेरे साथ ये अपराध हुआ है, तो न्यायालय पहली बात उसके अपराध को रजिस्टर कर लेगा, और रजिस्टर करने के बाद ये बोलेगा पुलिस वालों को या फिर जो भी संरक्षक होगा उसको कि सामने वाला जो आरोपी व्यक्ति है उसको 2 दिवस के अंदर मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए न्यायाधीश के सामने। यही बात को बताया गया है धारा 13 में। धारा 14 देखते हैं। धारा 14 बताता है परामर्श के बारे में। धारा 14 बताता है परामर्श के बारे में। अब देखते हैं धारा 14 परामर्श के बारे में किस तरीके से बताता है। धारा 14 ये बताता है कि जो व्यथित व्यक्ति है, व्यथित व्यक्ति का मतलब जिसके साथ ये घटना हुआ है, जो कि क्या बोलते हैं उसको, फरियादी है, फरियादी है, यानी जिसके साथ ये घटना हुआ है, घरेलू हिंसा हुआ है, वो धारा 14 के अंतर्गत परामर्श का हकदार होगा। परामर्श जिसके अंतर्गत आपका, जिसके अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट होगा वो मजिस्ट्रेट निर्देश दे सकता है कि इसको अगर चिकित्सा का मतलब कोई न्यायिक परामर्श चाहिए या फिर कोई विधि के बारे में परामर्श चाहिए तो इसको परामर्श दिया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा या फिर उस क्षेत्र से संबंधित जैसे किसी वकील को, सरकारी वकील को बोलेगा कि आप इसको जो भी सहायता हो सकता है वो दीजिए। एक है धारा 15, बस धारा 15 को इतना ही रखिए कि कल्याण विशेषज्ञ की सहायता, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। धारा 16 ज्यादा महत्वपूर्ण है। धारा 16 कहता है यदि मजिस्ट्रेट को लगता है, न्यायाधीश को ऐसा लगता है कि जो कार्यवाही है वो खुले कमरे में न होकर के बंद कमरे में हो, तो ये धारा 16 न्यायाधीश को ये अधिकार देता है कि ऐसी सुनवाइयों को वो बंद कमरे में कर सकता है। अब देखते हैं धारा 17। ऐसा कोई विवाद हो गया और कोर्ट में बात चली गई और बात जाने के बाद वेट करिएगा दोस्तों, फंस गया। तो धारा 17 के बारे में पढ़ रहे थे लेकिन गले में कुछ फंस गया, इस वजह से रोक दिया मैं, मतलब चला गया पानी। तो धारा 17 के बारे में जानने से पहले एक छोटा सा मतलब दृश्य मैं बताना चाहूँगा कि मान लीजिए पति और पत्नी थे और दोनों में कुछ कहासुनी हुई। पत्नी ने एक दिन सब्जी में ज़्यादा नमक डाल दिया, क्योंकि खाना बनाने का दायित्व उसी का होता है, और पति बोला कि नहीं तुमने नमक ज़्यादा डाल दिया है, तुम्हारा रोज का चाल है, तुम रोज नमक ज़्यादा डालती हो, तेल भी ज़्यादा डालती हो, मसाले भी ज़्यादा डालती हो। ऐसी स्थिति में पत्नी चली गई अपने मायके, और जाने के बाद कुछ दिन रही, 2-3 महीना, और उसके बाद ये सारे आरोप उस पर लग गए कि इसने घरेलू हिंसा किया है। हालांकि उसने नहीं किया है, फिर भी उस पर वो आरोप लगे। तो अब आरोप लग गए हैं तो उसको कोर्ट में जाना ही पड़ेगा 2 दिवस के अंदर। जैसे कि मैंने धारा 13 में बताया था कि यदि किसी के ऊपर ऐसा आरोप लगता है तो सूचना की तामील के बारे में बताया, तो 2 दिवस के अंदर उसको कोर्ट में प्रस्तुत होना ही पड़ेगा। अब कोर्ट में प्रस्तुत हो जाता है और पता चलता है कि नहीं इसमें कोई दम नहीं है, फिर भी कोर्ट मान लीजिए उसको एंटरटेन करती है, उसको सुनती है, और फिर भी कोर्ट को लगता है कि नहीं अगर ये आपस में रहते हैं तो हो सकता है कि इनके बीच में फिर से प्रेम का जो कली है वो फिर से खिल जाए, फिर से कोई लावा फूट जाए प्रेम का। तो ऐसी स्थिति में यदि कोर्ट को लगे तो साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार लड़की को, मतलब महिला को और पुरुष को दे सकता है या देता है कि आप लोग साथ में रहिए, कुछ दिन बिताइए समय, और उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। हो सकता है कि
कोई प्रेम उमड़ जाए, कोई प्रेम बढ़ जाए। क्योंकि जरा गौर से देखो कोई पहचान निकल आए, भीड़ में भी कोई जान पहचान निकल आए, जरा गौर से देखो कोई पहचान निकल आए। और उसने पुकारा। अब आगे का शेर मैं भूल गया यार, अब आगे वाली कहानी में आगे वाले में सुनाऊंगा, मैं तो भूल गया शेर। ठीक है, तो कुल मिला के ये था धारा 17 ये कहता है कि कोई छोटी मोटी नोक झोंक हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो कोर्ट कहेगा कि नहीं आप साझी गृहस्थी में रहिए, आपस में बातचीत करिए, क्या पता मामला बन जाए। और अगर ऐसा मामला बन जाता है तो वेल एंड गुड, घर उजाड़ना किसको अच्छा लगता है, किसी किसी को अच्छा लगता है, मैं देखा भी हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। वो लोग वो वीडियो देख भी रहे होंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। वो नहीं देख रहे हो तो उसके परिवार वाले तो जरूर देख रहे होंगे। ठीक है, अब देखते हैं धारा 18। धारा 18 क्या होता है? संरक्षण का आदेश। संरक्षण का आदेश का मतलब ये है कि यदि मजिस्ट्रेट को लगता है, यानी जज जो मजिस्ट्रेट है उसको लगता है कि पहली बार में ही लगता है कि हाँ घरेलू हिंसा हुआ है, या पहले ही उसके पास कोई फरियाद लेकर के आ गया, कोई पड़ोसी कंप्लेन कर दिया नहीं यहाँ घरेलू हिंसा हो सकता है, और कोर्ट को भी ये एहसास हो गया, कोर्ट को ये विश्वास हो गया कि यहाँ घरेलू हिंसा हो सकता है, तो उस घरेलू हिंसा से संरक्षण के लिए, उस महिला के संरक्षण के लिए कोर्ट आदेश दे सकती है। किस धारा के अंतर्गत? धारा 18 के अंतर्गत। अब देखते हैं धारा 19। धारा 19 क्या कहता है? धारा 19 भी आसान धारा है। ये कहता है निवास का अधिकार। पहले ध्यान रखिएगा, पहले वाला जो बात था धारा 17 उसमें साझी गृहस्थी का अधिकार था, और धारा 19 जो है वो निवास का अधिकार है। साझी गृहस्थी और निवास में बहुत फर्क है। साझी गृहस्थी का मतलब है कि अगर पति पत्नी हैं तो आपस में एक ही कमरे में रहेंगे, और जो ही वैवाहिक उनके मतलब कर्तव्य होते हैं उनको पूर्ण करेंगे। लेकिन गृहस्थ निवास के आदेश में केवल निवास का आदेश होता है, यानी उसके वो जहाँ रह रही थी, जैसे कोई माँ है जिसके साथ कोई बेटा घरेलू हिंसा कर रहा है और माँ कोर्ट चली जाती है, तो कोर्ट ये आदेश दे सकता है कि हाँ तुम इसको ये इस साइड वाला कमरा दे दोगे, उसी कमरे में वो रहेगी और तुमसे कोई बातचीत नहीं होगा, यहाँ तक कि तुम उसके कमरे में जाओगे भी नहीं, उसके कमरे के सामने भी नहीं जाओगे। ऐसा आदेश कोर्ट दे सकती है धारा 19 के अंतर्गत, जिसको कहा जाता है निवास के लिए आदेश, या निवास के लिए आदेश। ठीक है, अब देखते हैं धारा 20। धारा 20 क्या कहता है? बहुत आसान है यार, ये धारा बहुत आसान है एक्ट। धारा 20 कहता है धनी अनुतोष, यानी अगर महिला को कोई शारीरिक आर्थिक कोई क्षति हुई है, जैसे मान लीजिए एक उसका पति है, दरुआ है, पीटता है और मार दिया यहाँ पे और कट गया, तो यहाँ खून निकल रहा है। अब उस खून जो निकल रहा है उसको इलाज कौन कराएगा? तो कोर्ट ये कह सकता है किसको? जो आरोपी है उसको, कि हरामजादे तुम इसको मारते हो, जाओ इसको टाका वाका लगवाओ। तो ये धनी अनुतोष। मान लो कि उसका कोई जेवर था, जेवर को पति बेच दिया, मोर सजना होगे दरुआ, मिठ बोले लागे करुआ, कि रोज पी के आथे कि ओला रे शर्म नहीं आवत है। तो ऐसा करके वो बेच दिया और पी गया, अब वो आरोपी बन गया, चला गया कोर्ट में, तो कोर्ट उसको आदेश दे सकती है कि तुम अपना दो इसको पैसा वापस। या फिर उसको मारा पीटा है, अब वो बोलती है कि नहीं मेरे को और पैसा चाहिए, तो मेरे को जीवन यापन के लिए पैसा चाहिए, तो जीवन यापन के लिए पैसा देगा। लेकिन ये सब चीजें तब मिलेगी उस लड़की को या उस महिला को जब ये सब चीजें कोर्ट में साबित होंगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये आग है, आग से खेलो मत, क्योंकि सामने वाला भी जल सकता है, और पलट के अगर मार दिया तो आप पूरी तरीके से जल जाएंगे, झुलस जाएंगे। तो कोशिश करिए कि प्रेम के साथ जीवन जी सके। इस तरीके से विरोध में क्या रखा है? कुछ भी नहीं रखा।
इस तरीके से अब देखते हैं धारा 20 के बाद धारा 21 कि धारा 21 क्या है। धारा 21 कहता है अभिरक्षा के बारे में, यानी कस्टडी के बारे में। मान लीजिए कोई पति पत्नी हैं और उनके साथ कोई प्रेम का फूल खिला कभी और उसके वजह से एक नए संतान की उत्पत्ति हुई और अब घरेलू हिंसा की वजह से वो लोग अलग अलग रह रहे हैं, ऐसा पत्नी का आरोप है जो सामान्य तौर पर झूठा होता है। अगर वो लोग अलग अलग रह रहे हैं तब जो बच्चा है वो किसके पास रहेगा, इस विषय में आदेश देने की शक्ति धारा 21 के अंतर्गत कोर्ट के पास है। बस इतना ही जानिए। अब चलिए चलते हैं धारा आगे, धारा 22। धारा 22 क्या कहता है, प्रतिकार आदेश, यानी अगर लड़की ऐसा वो करती है, मतलब महिला जो है और कोर्ट में चली जाती है और कहती है और ये सब चीज़ें लगभग साबित हो जाती हैं, तो प्रतिकार आदेश का मतलब ये है कि घरेलू हिंसा के अंतर्गत सामने वाला जो आरोपी है उसको तो सजाएं मिलेगी ही मिलेगी। महिला चाहे तो प्रतिकार आदेश यानी मानहानि का दावा भी कर सकती है। मानहानि का दावा करेगी तो फिर जो पुरुष पक्ष होगा, या फिर हमेशा आरोपी तो पुरुष पक्ष ही होगा, क्योंकि जो व्यथित पार्टी है, व्यथित पक्ष जो है वो महिला है, तो जो पुरुष पक्ष होगा उसको मानहानि का पैसा देना पड़ेगा या फिर सजा काटनी होगी। सामान्यतः पैसा देना पड़ता है, जुर्माना। ठीक है। अब दूसरी बात, यही चीज पुरुष पक्ष भी कर सकता है। ध्यान रखिएगा, मैं बताया हूं कि ये दो धारी तलवार है, आग का गोला है, आप इधर से फेंकेंगे और उधर से सामने वाला फेंक दिया तो आप भी जल जाएंगे। और यही मानहानि का दावा पुरुष पक्ष भी कर सकता है। इसमें नहीं है लेकिन मैं आपकी सामान्य जानकारी के लिए बता दूं कि पुरुष पक्ष भी कर सकता है और फिर महिला फंस जाएगी इस चक्कर में कि उसने अगर वो केस जीत जाता है तो कि इसने गलत तरीके से मेरे को फंसाया। और इसके साथ साथ एक और कर सकता है जिसको कहते हैं झूठी गवाही देने का जो आरोप होता है, झूठी गवाही देने की जो सजा मिलती है वो भी मिल सकता है महिला को। उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं जो कभी अगर लॉ की क्लास होगी तो मैं उसमें बताऊंगा, कानून का क्लास होगा तो, क्योंकि ये उतना लंबा है नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम निकालना है। कभी आराम से बात करना हो तो मैं इसकी एक एक धारा पे इतना विस्तार से बात कर सकता हूं कि आपका एक एक डेढ़ घंटा जा सकता है, लेकिन वो अभी करेंगे नहीं। तो इस तरीके से धारा 22 के अंतर्गत मानहानि का दावा कर सकती है महिला, यानी मानहानि के लिए केस कर सकती है। अब देखते हैं धारा 23। धारा 23 का मतलब क्या है। धारा 23 है आपका अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति। ये शक्ति किसको है, न्यायाधीश बोल रहा हूं, मजिस्ट्रेट को है। ठीक है, प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा या महानगर मजिस्ट्रेट होगा, वही दो सुनेंगे। तो ये शक्ति उन्हीं को है कि वो एक पक्षीय भी अपना निर्णय दे सकता है। और एक पक्षीय निर्णय कब देगा, जब एक बार मान लीजिए उसके सामने आया केस और केस की सुनवाई किया, प्रथम सुनवाई हुआ और बोला गया कि नहीं, मतलब सुनवाई हुआ और पुलिस वाले को आदेश दिया गया कि आप सामने वाला जो आरोपी है उसको लेकर के आइए, आरोपी फरार है। आया ही नहीं, 2-3 सुनवाई तक आया ही नहीं। अब क्या करेगा, जब जो जज होगा, जो न्यायाधीश होगा, वो एक पक्षीय निर्णय दे सकता है कि पुरुष पक्ष ही इसमें दोषी है, महिला निर्दोष है। तो ये चीज है धारा 23 के अंतर्गत बताया गया है। अब देखते हैं धारा 24। धारा 24 क्या कहता है, न्यायालय द्वारा आदेश की प्रतियों का निःशुल्क दिया जाना। ठीक है, मजिस्ट्रेट सभी मामलों में जहां अधिनियम की आदेश पारित किया गया है आदेश देगा निःशुल्क आवेदन पक्षकारों को, पुलिस थाने के बाहर साधक पुलिस अधिकारी को जिसकी अधिकारिता मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गई। यानी न्यायालय जो भी आदेश देगा वो निःशुल्क पुलिस अधिकारी को मिलेगा, दोनों पक्षों को मिलेगा, या फिर उसको जो संरक्षक होगा उसको मिलेगा, जो भी लेना चाहे उसको मिलेगा, वो मिल सकता है, निःशुल्क है। अब देखते हैं धारा 25, महत्वपूर्ण धारा है। धारा 25 कहता है आदेशों की अवधि में परिवर्तन। आदेशों की अवधि में परिवर्तन। आदेशों की अवधि में परिवर्तन का मतलब ये है कि मान लीजिए, इसमें आदेशों की अवधि के में परिवर्तन का मतलब ये है कि यदि मजिस्ट्रेट का व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी के आवेदन की प्राप्ति में समाधान हो जाता है कि अधिनियम के द्वारा किए गए परिस्थितियों के परिवर्तन कारण परिवर्तन, तो अगर
ऐसा लगता है मजिस्ट्रेट को कि कोई भी न्याय जो हुआ है उस न्याय को चेंज करने की, हाँ, जो भी न्याय हुआ है उस न्याय को पुनर्विचार किया जाना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट उसका पुनर्विचार कर सकता है, दोबारा उस पर विचार कर सकता है और अपने निर्णय को बदल सकता है। ये चीज कहता है धारा 24। अब धारा 25 ही बताया, धारा 26 देखते हैं। धारा 26 कोई महत्वपूर्ण धारा नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। अन्य वादों और विधिक कार्यवाहियों में अनुतोष की बात करता है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। धारा 27 देखते हैं जो महत्वपूर्ण है। रहने के लिए इसमें बहुत सारी धाराएं हैं लेकिन काम की बहुत कम धाराएं जहां पे प्रश्न पूछे जा सकते। धारा जो 27 है वो अधिकारिता की बात करता है, न्यायालय की अधिकारिता की बात करता है। जब आप कोर्ट में कभी जाएंगे ना, कोर्ट में सबसे पहला जो वकील केस लड़ता है तो दो तीन चीजें देखता है। सबसे पहला तो देखेगा कि जो केस उसके सामने लाया गया है वो केस वो जज सुनने लायक है कि नहीं, सुनने लायक है कि नहीं का मतलब है कि ये उसके अधिकारिता में आता है या नहीं आता। उससे पहले वो ही चीज सबसे पहले डिफाइन कर देगा। अगर वो उसके अधिकारिता में नहीं आता तो फिर बात खत्म हो गई, यानी उसके अधिकार क्षेत्र में वो सुनना ही नहीं है। मान लीजिए महानगर मजिस्ट्रेट और प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं है, द्वितीय श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट है और उसके सामने ये सुनवाई हो रही है, तो वकील सबसे पहले यही प्रश्न करेगा कि जज साहब आपको ये सुनने का अधिकार नहीं है, तो वहां से वो कोर्ट मतलब जो केस होगा वहीं से हट जाएगा, फिर दूसरे कोर्ट में जाएगा, वो बात अलग है। दूसरी बात, उनकी हर एक धाराओं पे बात होगी, यानी उस पर जो आरोप लगे रहेंगे आईपीसी की धारा इतना इतना के तहत, तो उस पर बात होगी कि भाई आप जो इस धारा के अंतर्गत ये आरोप लगा रहे हैं ये आरोप तो है ही नहीं, मतलब ये आरोप जो है उसके लिए ये दंड नहीं है, या ये जो दंड है उसके लिए आरोप नहीं है। तो इस तरीके से छोटे छोटे टेक्निकल चीजों को वकील ढूंढता है। तो उसी में एक चीज होता है अधिकारिता, यानी कौन से जज को सुनने का अधिकार है, किस केस को सुनने का अधिकार है, किस अपील को सुनने का अधिकार है, ये चीज आता है अधिकारिता में। अधिकारिता में बताता है कि व्यथित व्यक्ति स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से निवास कर रहा हो या कारोबार या नियोजन है, यानी जो व्यथित व्यक्ति है, व्यथित व्यक्ति मतलब फरियादी, जिसके साथ अन्याय हुआ है, जो घरेलू हिंसा का शिकार हुआ है, वो जहां स्थायी रूप से निवास कर रहा है या अस्थायी रूप से निवास कर रहा है या वहां कोई काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वहां का मजिस्ट्रेट पहला। दूसरा कि जहां पे वो कारोबार कर रहा है वहां का मजिस्ट्रेट, मतलब वो जहां चाहे, जहां वो लड़की रहती है वहां वो एफआईआर अपना मतलब जो भी केस है वो कर सकती है, और वहां का जो मजिस्ट्रेट होगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का या महानगर मजिस्ट्रेट, इस केस को सुनने के लिए अधिकारी होगा, यानी अधिकृत होगा, उसकी अधिकारिता में ये आएगा। ये चीज कहता है धारा 27। आइए देखते हैं धारा 28 क्या कहता है। धारा 28 बताता है प्रक्रिया के बारे में। प्रक्रिया मतलब कि ये किस तरीके से चलेगी, लेकिन धारा 29 जो है वो महत्वपूर्ण है। धारा 28 आपसे पूछेगा नहीं ज्यादा, लेकिन धारा 29 पूछ सकता है, महत्वपूर्ण धारा है। धारा 29 ये पूछ सकता है, ये बोल सकता है उस तारीख से जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश की यथास्थिति व्यक्ति प्रशासनिक किसी प्रतिनिधि तामील की जाती है, 30 दिनों के भीतर सेशन न्यायालय में अपील की जाएगी। यानी आप ध्यान देंगे कि ये जो महानगर न्यायाधीश जो होगा, महानगर का जो न्यायाधीश होगा या प्रथम श्रेणी का न्यायाधीश होगा, वो कोई निर्णय देता है तो उस निर्णय के लिए अपील जो किया जाएगा वो सेशन न्यायालय में किया जाएगा। आपको मालूम होगा जिला और सत्र न्यायालय कहीं कहीं होता है, अगर अंबिकापुर क्षेत्र के हैं या कहीं ऐसे छोटे जगहों के हैं तो वहां पे जिला और सत्र न्यायालय एक ही जगह होता है, लेकिन जिला न्यायालय जो होता है वो छोटा होता है, ध्यान रखिएगा। जिला न्यायालय छोटा होता है, उसके ऊपर आता है सत्र न्यायालय, जिसको अंग्रेजी में सेशन कोर्ट कहा जाता है। तो ये जो निर्णय, ये जो कार्यवाही को सुनने का अधिकार होगा, इस केस को सुनने का अधिकार होगा, वो किसका होगा? शुरू में जिला न्यायालय को होगा। कौन से जिला न्यायालय को? जिस क्षेत्र में वो महिला रह रही है या जिस क्षेत्र में कारोबार कर रही है
कौन महिला? जो महिला व्यथित है यानी घरेलू हिंसा से पीड़ित है, वो इस जिला न्यायालय में अपना अपील लेके जाएगी। उस जिला न्यायालय में कौन बैठेंगे? या तो प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनेगा इसको, या महानगर मजिस्ट्रेट होगा वो सुनेगा। लेकिन यहां से अगर मान लो कि महिला को या पुरुष को, ठीक है, मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश व्यथित व्यक्ति या प्रत्यार्थी पर जिस पर प्रत्यावर्ती तामील की जाती है 30 दिनों के बीच, हाँ ठीक। यदि महिला को या पुरुष पक्ष को, मान लीजिए एक तो महिला पक्ष है जो कि व्यथित है, और दूसरा है कि पुरुष पक्ष है जिस पर आरोप लगा होगा, चाहे वो पुरुष बेटा हो, चाहे वो पुरुष पति हो, अधिकतर केस में पति ही होता है, तो जिस पर आरोप लगा होगा। यहाँ का निर्णय आ गया। अब इस निर्णय के आने के 30 दिन के भीतर ही सेशन कोर्ट में अपील किया जा सकता है। तो अपील के बारे में बताया गया धारा 29 में। ये दो चीजें आप ध्यान रखिएगा, एक 30 दिन वाला और एक ध्यान रखिएगा कि धारा 29 में बताया गया है कि अपील किया जा सकता है सत्र न्यायालय में। सामान्यतः मैं जो जिला न्यायालय बोल रहा हूँ, ये जिला न्यायालय में सामान्य रूप से प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट ही इसको सुनेगा। तो इस तरीके से हमने देख लिया टोटल 29 धाराएं, और 29 धाराओं के अंतर्गत हमने 4 भागों को पढ़ा, और एक भाग है 5वां जिसको कहा गया है प्रकीर्ण। प्रकीर्ण मतलब विविध। अब इसमें टोटल 8 धाराएं हैं। अब इन 8 धाराओं को मैं सोच रहा हूं कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको नेक्स्ट वीडियो थोड़ा छोटा होगा और आसानी से कर लेंगे। जो लोग भी टेस्ट ज्वाइन किए हैं वो टेस्ट को जरूर रिवाइज करो। मैं कितनी बार बोल रहा हूं, आखिरी में पछताओगे, लास्ट में पछताओगे। सारी चीजें मेरी याद आएगी, आपको हर एक चीज याद आएगा कि टेस्ट बोला था नहीं ज्वाइन किए, या फिर ज्वाइन भी किए तो छोड़ दिए अलाल टाइप से, फिर बोले कि नहीं वीडियो क्लास को पढ़ो, मैथ्स इंग्लिश और हिंदी। अगर आप सीधी भर्ती वाले हैं तो सोचिए मैथ्स हिंदी और इंग्लिश सीधे 80 नंबर कवर कर रहे हैं, और एक जो भाग 2 है उसमें 80 नंबर कवर करने के लिए आपको कम से कम 18 से 19 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। अभी 18 से 19 सब्जेक्ट पढ़ना ठीक है, या फिर मैथ्स हिंदी और इंग्लिश पढ़ना ठीक है? कुल मिला के 3 सब्जेक्ट पढ़ के आप पॉइंट टू पॉइंट 80 नंबर ला सकते हैं। 18 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद भी आपको पता नहीं है कि आप 80 नंबर ला सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मैथ्स में जो उत्तर आएगा तो वही उत्तर आएगा ना भाई। तो इस तरीके से मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा और फॉलो करिएगा। सिलेक्शन एकदम पक्का है, नहीं फॉलो करेंगे तो सिलेक्शन एकदम निश्चित है कि मतलब बहुत अच्छा किस्मत रहा तो बात अलग है। तो जो लोग टेस्ट को ज्वाइन किए हों, जो सीरियस हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो सीरियस नहीं है उनकी तो कोई बात ही नहीं है। तो जो लोग सीरियस हैं, टेस्ट को ज्वाइन किए हैं, वो लोग जरूर टेस्ट को दें, और जितनी बार दे सकें उतनी बार दें। बाकी कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट में बताइएगा, और कुछ गलतियां कुछ भूल चूक हो गई हो तो उसको भी आप नीचे कमेंट में बताइएगा। आपके तारीफों से ज़्यादा आपके मैं आलोचनाओं को देखता हूं और कोशिश करता हूं कि आगे और मैं बेहतर निखर के आ सकूं। चलते हैं, मिलते हैं इसी बात के बाद अब नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।